हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं, अर्थ लिखे हैं, उनको समझेंगे बहुत अच्छे से। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक संविधान की प्रस्तावना याद नहीं करी है तो याद कर लो। संविधान की प्रस्तावना अगर आपको याद होगी तो आप एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करोगे। ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द हैं या नहीं है, तो आप गलत कर देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे हैं। बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप अच्छे से संविधान की प्रस्तावना याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में संविधान की प्रस्तावना से कभी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो आज हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसके शब्दों के अर्थ जानेंगे कि अर्थ क्या है। अपने पास कॉपी और पेन रखना, नोट करते हुए चलना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं। इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। जो इस संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तब से ये संविधान की प्रस्तावना स्वीकार हुई 22 जनवरी 1947 से। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? हमने अमेरिका देश के संविधान से इसका विचार लिया है। एक बात तो क्लियर होगी। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के देश के संविधान से लिया है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, संविधान की प्रस्तावना जो है भारत के, उसकी जो भाषा है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली है। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। आज हम क्लास में संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजों को पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से सुनो। पहला, संविधान का स्रोत प्रस्तावना का। फिर दूसरा, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। और तीसरा, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, वो समझेंगे आज इस क्लास में बहुत अच्छे से। ये बात ध्यान रखना। देखो बच्चों, मेरे पास संविधान की जो प्रस्तावना लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। इसको याद कर लो। ऐसे आप याद कर लो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है जो आपको याद होनी चाहिए। हर बच्चे को एग्जाम के लिए याद करनी जरूरी है। ये बात ध्यान रखना। वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, हमारा संविधान इतना प्यारा है, देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो देश की सर्वोच्च विधि कौन सी है? भारत का संविधान। तो आपको याद होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं संविधान का स्रोत प्रस्तावना का। देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास यहां पर लिखा है पहला पॉइंट, इसमें लिखा है संविधान का स्रोत। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है ये समझते हैं। इसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, हम भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति है, वो शक्ति है मतलब वो पावर है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति है, वो पावर है जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, ये करती है। ये बात ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अभी उत्तराखंड जज का एग्जाम हुआ है, उसमें यह पूछा गया हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कौन से देश की संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका, ये बात ध्यान रखना। अभी उत्तराखंड जज के एग्जाम में ये प्रश्न आया है, अभी हुआ था, अभी फिलहाल वर्तमान में। पहला शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति देखेंगे, नेचर देखेंगे, स्वरूप देखेंगे अच्छे से। तो यहां पर लिखा है प्रकृति। पहला हमने देखा संविधान की प्रस्तावना का स्रोत, अब देखेंगे संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर कैसी है। तो यहां पर लिखा है दूसरा पॉइंट, इसमें लिखा है संपूर्ण प्रभु संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, अब इसका अर्थ जानते हैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसका अर्थ है क्या है, अब समझते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए समर्थ है। भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल समर्थ है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। जो भी भारत अपने निर्णय लेगा वो स्वयं लेगा, ये बात ध्यान रखना। संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ यही है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति चल रही है, नेचर। तो जो नेचर है वो तीसरे देखते हैं, नेचर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है समाजवादी का अर्थ। समाजवादी का अर्थ क्या है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द लिखा है, इसका अर्थ क्या है? संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है। संविधान जो है वास्तव में समाजवादी में समानता की बात करता है। लिखा है ना यहाँ पर, संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। मतलब हम सब भारत के जो नागरिक हैं बिल्कुल एक समान है, ये बात ध्यान रखना। कोई भेदभाव नहीं है हमारे में, एक समान है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, ये बात ध्यान रखना। ये जो समाजवादी शब्द है ये किसकी देन है? कार्ल मार्क्स की देन है। वो कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक थे, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इस संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति चल रहा है, नेचर चल रहा है, उसकी नेचर कैसी है। तो यहां पर लिखा है चौथा पॉइंट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ अब देखते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है जो भी धर्म है वो होगा वह भारत की जनता का होगा। जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता का होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, ये बात ध्यान रखना। जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी उसमें, ये बात ध्यान रखना। पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है प्रस्तावना में, वो अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। समझ रहे हो आप? जो भी धर्म होगा भारत की जनता का होगा, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी सरकार की तरफ से, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। पर एक बात, अब आप कहने लगो कि राज्य नास्तिक है, भारत नास्तिक है। नहीं, मैंने क्या कहा? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, ये बात ध्यान रखना। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है ये। क्लियर होगी बात? तो पंथ निरपेक्ष चौथा पॉइंट था, जो संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति नेचर चल रही है उसका मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब आगे देखेंगे, वेट करना अभी, ठीक है? बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान की प्रस्तावना के अर्थ चल रहे हैं, तो अब हम प्रकृति चल रही है, उसके प्रकृति आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति में कौन सा शब्द आगे आता है, सुनो ध्यान से। यहां पर लिखा है लोकतंत्रात्मक का अर्थ। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है वो समझेंगे अच्छे से, सुनो ध्यान से।
लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है, ये बात ध्यान रखना। तो लोकतंत्र में किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा, ये बात ध्यान रखना। किसका? जनता का। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो लोकतंत्र है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, ध्यान से सुनना। पहला लोक प्लस तंत्र, तो पहला ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो लोक प्लस तंत्र, दो शब्दों से लोकतंत्र शब्द मिलकर बना है। लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ होता है जनता, तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो लोक प्लस तंत्र, लोकतंत्र, तो लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो शासन किसका है? जनता का शासन है लोकतंत्र में, ये बात ध्यान रखना। शासन, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र वो दो प्रकार का होता है। कैसे? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छे से समझेंगे वहां पर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का होता है शासन अर्थ, ये बात ध्यान रखना। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन लिखा है पर, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो लोकतंत्र में किसका शासन है? जनता का शासन है, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्रकृति चल रही है संविधान की प्रस्तावना की, उसका 5वां पॉइंट था। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब यहाँ पर 6वां पॉइंट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति का। 6 नंबर का पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ, गणराज्य का अर्थ क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा है गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य यानी गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र का अर्थ, गणतंत्र का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक, संवैधानिक मतलब संविधान से, संवैधानिक या वास्तविक, या तो संवैधानिक या वास्तविक प्रमुख होता है। कौन? आगे देखते हैं। संवैधानिक या वास्तविक प्रमुख होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा चुना जाता है। वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा सीधे राजा ने बनेगा। वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं चुना जाएगा। तो गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत जो परंपरा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वंशानुगत परंपरा का एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारत में गणराज्य सिस्टम अपना लिया है। मतलब यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति को चुना जाएगा, जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होगा उसको चुना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जनता के द्वारा चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो गणराज्य में जो वंशानुगत परंपरा थी उसका बिल्कुल खत्म कर दिया, एंड कर दिया है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे ब्रिटिश टाइम में चलता था, अंग्रेजों के टाइम पे चलता था, ऐसा नहीं होगा। यहां पर जमीन किसी एक की नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। जमीन सबकी होगी, किसी एक को नहीं दे सकते वो जमीन भारत की, ये बात ध्यान रखना। गणराज्य देश है ये। कौन सा देश है? गणराज्य देश है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता अपनी बात कह सकती है, उसको पूरी पावर है। आर्टिकल 19 देखेंगे जब आपको अच्छे से समझाएंगे कि लोकतंत्र की पावर क्या है, ये बात ध्यान रखना आप। तो गणराज्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। गणराज्य यानी गणतंत्र का सिस्टम। गणतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा सीधे राजा न बने। राजा का बेटा राजा पहले बनता था ना, ऐसा नहीं बनेगा। वह
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं चुना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आपको बहुत अच्छे से मैंने गणराज्य का अर्थ समझा दिया है, लोकतंत्र का अर्थ समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अगर आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं और संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से आपने समझ लिया है और संविधान की प्रस्तावना आपने याद कर ली है, एग्जाम में गारंटी लेता हूं एक भी पर्सन नहीं कटने वाला। लिख के ले लो अभी से, एक भी पर्सन नहीं कटने वाला। एग्जामिनर बनाओ कैसे भी लैंग्वेज में पर्सन को, तुम टिक करो एकदम से सही। गलत कैसे होता है? क्योंकि याद नहीं है संविधान की प्रस्तावना। ये बात ध्यान रखना। तो आपको 6 पॉइंट बता दिया, 5 बता दिया। अब आगे देखते हैं, वेट करना थोड़ा सा रह रहा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको बताया क्लास में संविधान की प्रस्तावना के अर्थ चल रहे हैं। हमने स्रोत देख लिए संविधान की प्रस्तावना के, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति देख ली। अब संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है वो समझेंगे। ध्यान से समझना। यहाँ पर बच्चों मेरे पास 7वां पॉइंट है, इसमें लिखा है समतंत्रता का अर्थ। समतंत्रता का अर्थ क्या होता है? आजादी। मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक को आजादी है, वो कोई भी कार्य कर सकता है, अपने जीवन को कैसे भी जी सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। समतंत्रता का मतलब है आजादी। समतंत्रता का अर्थ कि भारत के नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनके माध्यम से देश का विकास हो सके। ये बात ध्यान रखना। जब आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी प्रत्येक भारत के नागरिक को, तो जब वो अपना विकास करेगा तो देश का विकास तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो आपको एक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो स्वतंत्रता का अर्थ हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं 8वां पॉइंट, इसमें लिखता है समता का अर्थ। समता का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे समझेंगे। समाज के किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जाति से आता हो, लिंग से आता हो, किसी से भी आता हो, मूल वंश से आता हो, धर्म से आता हो, समाज का कोई भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को या हर व्यक्ति को समान अवसर का मतलब होता है मौका, सहयोग, अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध। समता का अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को समानता दी जाए, कोई भेदभाव ना हो उसके साथ में किसी भी तरह का, कहीं भी उसमें कोई भी ऐसी अड़चन ना हो, बिल्कुल से पूर्ण रूप से समानता का अधिकार दिया जाए, किसी भी तरह उसके काम में टोकबाजी नहीं होनी चाहिए। तो समता का अर्थ हमने समझ लिया है। उसे विशेष अधिकार भी मिलेंगे और विशेष उपबंध भी मिलेंगे, तो उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा समता में बिल्कुल भी। आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, उसमें लिखा है विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। मतलब यहाँ पर जो भारत के नागरिक है, व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान आंका जाएगा बराबर के तौर पे। समता के उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका 8वां पॉइंट था। तो संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। स्रोत पढ़ा दिया मैंने संविधान की प्रस्तावना का, प्रकृति पढ़ा दी, अब उद्देश्य चल रहा है, उसको अच्छे से समझ रहे हैं। अभी 8 पॉइंट हो गए, आगे देखते हैं, वेट करना भी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास में संविधान की प्रस्तावना के अर्थ चल रहे हैं, तो अब अर्थ में जो चल रहा है वो उद्देश्य चल रहा है। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत मैंने आपको बता दिया है, संविधान की प्रस्तावना का प्रकृति मैंने आपको बता दी है, और अब संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य चल रहा है। उद्देश्य क्या था इसका, तो अब देखते हैं। 9वां पॉइंट है यहाँ पर। 9वें पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा का अर्थ। गरिमा का अर्थ होता है, गरिमा का महिमा, महत्व, मतलब आपका समाज में क्या महिमा है, क्या महत्व है, गरिमा का अर्थ है। तो व्यक्ति की गरिमा का अर्थ, इसके तहत भारतीय जनता में गरिमा की बात की जाती है। अब समझते हैं, जिसमें भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय जनता को जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है, गरिमापूर्ण। तो यहाँ पर जो गरिमापूर्ण ये शब्द आया ना, ये गरिमापूर्ण, ये मूल अधिकार में भी लिखा है, आर्टिकल 21 में लिखा है, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार। आपको जीवन जीने का अधिकार है भारत में, ये बात ध्यान रखना।
आपके जीवन जीने के अधिकार में कोई भी टोकबाजी, कोई दखलबाजी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है समाज में भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर आता है 10वां पॉइंट, इसमें लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता का मतलब होता है हम भारत के सभी नागरिक एक हैं, एकता है। और अखंडता का मतलब होता है खंडित नहीं होने वाला, मतलब इस देश के, भारत के कभी भी टुकड़े नहीं होंगे। और जो भारत जो है वो एक है, मतलब भारत में जो एकता होगी, अखंडता होगी, ये बात ध्यान रखना। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस देश की जो राष्ट्र की एकता और अखंडता उसको बनाए रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, दायित्व है, ये बात ध्यान रखना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें लिखा है भारत विधि विधाओं में एकता वाला देश है। जो भारत की विशेषता है, जो भारत की विशेषता है, जिसे बनाए रखने के लिए भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है। विविधता का मतलब होता है कि भारत अनेक भाषा बोलने वाला देश है, धर्म, मूल, वंश, जाति का देश है। मतलब यहाँ पर हर नागरिक रहता है, अपने धर्म को कैसे मानेगा उसका खुद का अधिकार है, भाषा कैसे बोलेगा उसका खुद का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, खान पीन का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। तो ये अधिकार किसका? भारत के नागरिकों का अधिकार है। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, दायित्व है, ये बात ध्यान रखना। तो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य चल रहा था, उसके मैंने 10 पॉइंट आपको करा दिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पर लिखा है 11वां पॉइंट, इस पर देखते हैं। ये सभी शब्द आपकी प्रस्तावना में लिखे हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रस्तावना को याद कर लो आप अच्छे से। यहाँ पर लिखा बंधुत्व तत्व। बंधुत्व तत्व का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक में भाईचारे की भावना होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सभी भाई भाई, ये बात ध्यान रखना। हम एक दूसरे में प्रेम नहीं रखेंगे, हीन भावना नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हमें जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हम सब क्या है? एक हैं, एकता वाला देश है हमारा, एकता वाला है। भारत एक राष्ट्रीय एकता वाला देश है जो कभी खंडित नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो बंधुत्व तत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी शब्द के अर्थ मैंने आपको बताए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। अगर आपने ये शब्द कर लिए याद अच्छे से तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं घटेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो 11 पॉइंट मैंने बच्चों आपको करा दिए हैं। अब आगे देखेंगे, वेट करना, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो बच्चों, संविधान की प्रस्तावना चल रही है, उसका उद्देश्य चल रहा है। अब उद्देश्य में क्या चीज चल रही है वो आपको मैं आपकी बताऊंगा। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे पास 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जो न्याय है वो व्यवस्था 3 प्रकार की है। तो एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ लेता है हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये जो तीनों न्याय हैं हमने 1917 में रूसी क्रांति से लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं। तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? टोटल 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं संविधान की प्रस्तावना में। पहला है यहाँ पर सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है वो समझते हैं। लिखा है ना यहाँ पर बच्चों, सामाजिक न्याय का अर्थ, समाज में जो न्याय होगा वो किस प्रकार का होगा वो समझेंगे। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का अर्थ हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार होगा। मतलब समाज में जो भी व्यक्ति रहता है उसको सामाजिक न्याय दिया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे यहाँ का सामाजिक न्याय है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। लिखा है ना यहाँ पर, सामाजिक न्याय का अर्थ हर व्यक्ति के साथ जाति,
धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार होगा। ये बात ध्यान रखना, समान व्यवहार। उसके साथ में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है 14%, इसमें लिखा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ये भी बहुत जरूरी था। अगर सामाजिक न्याय आ गया हमारे पास में, तो राजनीतिक न्याय भी तो आना चाहिए ना। ये बात ध्यान रखो। राजनीतिक न्याय में आपको वोट डालने का अधिकार है। आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा है, और वो नहीं जा पा रहा वोट डालने के लिए, तो उसके लिए सुविधा भी करानी चाहिए सरकार को, ताकि वो भी वोट डालने का अधिकार पा सके अपना। तो वो भी की जा रही है व्यवस्था धीरे धीरे। अब देखते हैं आगे कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो। जो राजनीतिक दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो वोट डालने का अधिकार पा रहा है अपना, वो राजनीतिक दफ्तरों में भी जाके अपनी बात कह सकता है, उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाएगा। ये आपका राजनीतिक अधिकार है। अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। देखो, मैं इसे राजनीतिक पॉइंट से नहीं जोड़ूंगा, पूरी तरीके से पढ़, लेकिन आपको ये बात कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी बात की इस लोकतंत्र देश में, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक कह सकते हैं। आपको लोकतंत्र में आजादी है, पूर्ण रूप से अपनी बात कहने की, जनता का शासन है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना। तो राजनीतिक अधिकार में आपको वोट डालने का अधिकार है, सरकारी दफ्तरों में जाने का अधिकार है, आपको अपना प्रतिनिधि खड़े करने का अधिकार है। ये आपका राजनीतिक अधिकार है। देखो, सामाजिक न्याय मिल गया, राजनीतिक न्याय मिल गया। अब आगे देखते हैं आर्थिक न्याय। ये भी बहुत जरूरी था। अब यहां पर लिखा है आर्थिक न्याय। इसका क्या अर्थ है? सबसे पहली बात ये आ गई, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है पैसे से संबंधित। आर्थिक का मतलब होता है पैसा। ये बात ध्यान रखना। तो आर्थिक न्याय का अर्थ कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक आदमी बहुत अमीर है और एक आदमी बहुत गरीब है, आप उसके साथ में भेदभाव नहीं करोगे, दोनों को समानता दी जाएगी आर्थिक न्याय में। ये बात ध्यान रखना। एक आदमी के पास, ये हमने 1917 में ली है, ये बात ध्यान रखना। समता और बंधुत्व ये हमने 1789 में फ्रांस की क्रांति से लिए है। क्लियर होगी बात? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? रूसी क्रांति से 1917 में लिए हैं। और समता, समतरता और बंधुत्व ये शब्द कहां से लिए? फ्रांस की क्रांति से 1789 में लिए। तीनों शब्द आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वेट करो, अभी रुको। बच्चों, जैसे कि आपको पता है संविधान की प्रस्तावना चल रही है, उसके शब्दों का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से। तो अब कुल थोड़ा सा ही रह गया है, उसे समझ लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, फिर खत्म हो जाएगा। यहां पर लिखा है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। ये तीनों शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। पहला पॉइंट तो ये वाला है, दूसरा आपका ये है और तीसरा ये है। दिमाग में बसा लेना, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है ये शब्द प्रस्तावना में लिखे हैं और आपको बताने हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछता है इन तीनों शब्दों को ये कहां पर लिखे हैं संविधान में। तो आपसे पूछ लेता है मूल अधिकार में लिखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक में लिखे हैं, संवैधानिक प्रस्तावना में लिखे हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में लिखे हैं संविधान की, ये बात ध्यान रखना। तो अधिनियमित का अर्थ होता है ऐसा कानून या नियम, ऐसा कानून या नियम जो वैधानिक रूप से बनाया गया हो। वैधानिक मतलब सही तरीके से बनाया गया हो। ऐसा कानून या नियम जो वैधानिक रूप से बनाया गया हो, उसका अर्थ है अधिनियम का अर्थ। ये बात ध्यान रखना। 2 में लिखा है आत्म अर्पित। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आत्मा से अर्पित, मतलब हम संविधान को आत्मा से अर्पित करते हैं। ये बात ध्यान रखना। अंगीकृत, अंगीकृत का अर्थ होता है अपना लिया या स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ ये है। ये संविधान की प्रस्तावना में तीनों शब्द लिखे हैं, ये बात ध्यान रखना। यहां पर लिखा है इंपोर्टेंट 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना मतलब उद्देशिका में, प्रेमबल में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन से थे? पहला समाजवादी था, दूसरा पंथ निरपेक्ष था और तीसरा अखंडता था। ये तीनों एग्जाम में आपके पूछ जाते हैं, प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लिख दिया है।
ये एग्जाम में चलते रहेंगे, कोई सा भी एग्जाम हो हमेशा पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द आपके एग्जाम में ना मिले तब बता देना, हमेशा मिलेंगे, याद कर लेना। तीनों शब्द ये हमने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। तो संविधान की प्रस्तावना के जो अर्थ हैं शब्द, उनका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है सब कुछ, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहो, एंजॉय करो।